फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा खेल क्यों है, आप बस इस बात से समझ सकते हैं कि जहां एक और क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली की ऑन फील्ड ईयरली सैलरी 25 करोड़ है, तो वहीं फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ईयरली सैलरी 2000 करोड़ से भी ज्यादा है। और जब फुटबॉल इतना बड़ा खेल है, तो आखिर क्यों आजादी के 75 साल बाद भी भारत फीफा वर्ल्ड कप जीतना तो छोड़ो, उसको खेलने के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाया। भारत में दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी फुटबॉल फैन आर्मी है, पर इंडियन फुटबॉल सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आप 2 लाख रुपए रिश्वत दो और नेशनल खेल लो। चाहे आपकी 2 टांगे हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस 2 लाख रुपए दो, बस 2 लाख। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 24 लाख रुपए एक ज्योतिष को दिए, जो बताता था कि आज इंडियन फुटबॉल टीम में कौन सा प्लेयर खेलेगा और कौन सा नहीं। 43 लाख रुपए की बिरयानी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के लिए ऑर्डर हुई कागजों में, पर उनके पास तक वो कभी पहुंची ही नहीं। कसम से अल्लाह माफ नहीं करेंगे तुम्हें। नॉर्वे की नेशनल हैंडबॉल टीम में एक टीनेजर हॉलैंड का सिलेक्शन होता है, पर वो उसे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट फुटबॉल को चुनता है। कट टू इंडिया में एक टीनेजर महेंद्र सिंह धोनी अपनी पहली पसंद फुटबॉल को छोड़कर क्रिकेट को चुनता है। अब जरा सोचिए कि क्या महेंद्र सिंह धोनी ने फुटबॉल इसलिए छोड़ा कि उसमें टैलेंट नहीं था, या फिर इसलिए छोड़ा कि फुटबॉल सिस्टम ने उसे पर्याप्त मौके ही नहीं दिए आगे बढ़ने के। और देखिए, आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल चलता होगा कि यार, 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन के बावजूद भारत आज तक एक भी रोनाल्डो या एक भी मेसी क्रिएट नहीं कर पाया। तो जनाब, सच ये है कि भारत में एक से ज्यादा रोनाल्डो और मेसी पैदा होकर मर चुके हैं, और उन्हें मारने का जिम्मेदार है ये करप्ट और इनकॉम्पिटेंट इंडियन फुटबॉल सिस्टम, जिसने पिछले 70 सालों में इंडियन फुटबॉल को बार बार पीछे खींचा है। पर इसे समझने के लिए हमें अतीत में चलना होगा और कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। 18th सेंचुरी ब्रिटिश क्लब्स ने भारत में फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया। अब क्योंकि कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, तो आगे चलकर यही कलकत्ता इंडियन फुटबॉल की भी कैपिटल बनी। देन 1889 में इसी कलकत्ता में मोहन बगान क्लब स्टैब्लिश हुआ, और इसी क्लब ने 1911 में ब्रिटिश क्लब ईस्ट यॉर्कशायर को हराकर आईएफए शील्ड जीती। ये किसी इंडियन क्लब द्वारा जीता गया पहला बड़ा टूर्नामेंट था। खैर, इसके बाद हमने 1948 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, बट हम पहले ही मैच में फ्रांस से 2-1 से हारकर बाहर हो गए। खैर, इसके बाद भारतीय फुटबॉल की कहानी में एक ऐसा मौका आया जब हम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल सकते थे, पर जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे बड़ा व्हाट इफ है। तो साल था 1950, और हमें फीफा वर्ल्ड कप की तरफ से पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट आई, पर इस इंडियन फुटबॉल सिस्टम ने उस पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और हम फीफा में गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन फुटबॉल सिस्टम था, उस वक्त फीफा से ज्यादा ओलंपिक को इंपॉर्टेंट मानता था, और इसीलिए उसने फीफा में पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। इस संदर्भ में एक मिथ ये भी चलता है कि उस वक्त फीफा ने नंगे पैर फुटबॉल खेलने से मना कर दिया था, इसीलिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पर यह सच नहीं है, क्योंकि फीफा में यह रूल 1953 में आया था। खैर, वो कहते हैं ना कि एक आदमी ही काफी है तस्वीर बदलने के लिए, बस इरादों में जुनून होना चाहिए। सो 1950 में हमें वो शख्स मिला जिसने इंडियन फुटबॉल की तस्वीर बदल कर रख दी, और उस आदमी का नाम था सैयद अब्दुल रहीम। अगर आपने अजय देवगन की मैदान मूवी देखी है, तो वो इन्हीं सैयद अब्दुल रहीम पर बेस्ड है। रहीम साहब 1950 में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बने, और उन्होंने पहली बार बताया कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इस जस्ट सिस्टम में ही इश्यूज थे। खैर, रहीम साहब के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स और यूरोपियन एयर पास के स्थान पर ग्राउंड पास और 4-2-4 फॉर्मेशन स्टार्ट करी, जिसे आगे चलकर ब्राजील ने विश्व प्रसिद्ध बनाया। देन
इंडियन फुटबॉल के इस गोल्डन पीरियड में हमने चुन्नी गोस्वामी की कैप्टनसी में सबसे पहले 1951 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। देन हम 1956 ओलंपिक्स में सेमीफाइनलिस्ट रहे एंड देन अगेन हम 1962 में एशियन चैंपियंस बने और इसी कारण हमें ब्राजील ऑफ साउथ एशिया कहा जाने लगा। पर जरा यहाँ रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर हम ब्राजील ऑफ साउथ एशिया थे, अगर हम 1962 में 1951 में एशियन चैंपियन थे, अगर हम ओलंपिक्स सेमीफाइनलिस्ट थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हार रहे हैं? वो कहते हैं ना कि कल की कामयाबी पर जो रुक जाए, कल का जमाना ही उसे मिटा देता है। सो 60s के दौर के बाद शुरू हुआ इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल और इसका सबसे बड़ा कारण था इंडियन फुटबॉल सिस्टम का पैसिव बिहेवियर। कैसे? देखिए, जब पूरी दुनिया शूज पहनकर फुटबॉल खेल रही थी, तब हम नंगे पैर फुटबॉल खेल रहे थे और इसका रिजल्ट क्या निकला कि हम 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में यूगोस्लाविया से 10-1 से जलील हुए और फिर ओलंपिक हारने के बाद इस पैसिव सिस्टम को समझ में आया कि हमें जूते पहनने पड़ेंगे। ओलंपिक में हारने के बाद और इतना ही नहीं, उस दौर में जब पूरी दुनिया इंटरनेशनल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 90 मिनट का गेम खेल रही थी, तो इंडियन डोमेस्टिक में 50 मिनट का गेम खेला जाता था, 50 मिनट का। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारे फुटबॉल प्लेयर्स थे उनमें स्टेमिना नहीं बन पाया और हम एक पॉइंट के बाद फील्ड में स्लो हो जाया करते थे एंड हम गेम हार जाया करते थे। इस 50 मिनट से 90 मिनट तक पहुंचने में भारतीय फुटबॉल सिस्टम को 30 साल लग गए। 30 साल। और इतना ही नहीं, रहीम साहब के बाद अगले 40 साल में 30 बार कोच बदले गए। कोई लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं रहा। और इतना ही नहीं, वर्तमान में भी अगर आप प्रो लाइसेंस कोच देखेंगे तो भारत में 100 से भी कम है, जबकि वही प्रो लाइसेंस कोच स्पेन में 2000 से भी ज्यादा है। भाई, जब पैन इंडिया में रहीम साहब जैसे कोच ही नहीं है, तो आखिर चुन्नी गोस्वामी निकलेगा कहां से? और अब आती है वो चीज जो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगी। 28 सालों तक भारत फीफा वर्ल्ड कप से इसलिए दूर नहीं रहा कि हम उसके क्वालिफायर्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। नहीं, हमने 28 सालों तक फीफा में अपनी टीम ही नहीं भेजी। 1954 से लेकर 1982 तक टोटल फीफा वर्ल्ड कप हुए और हमने एक सिंगल वर्ल्ड कप में टीम नहीं भेजी, एक में भी नहीं। पर इंडियन क्रिकेट सिस्टम ने वो गलती नहीं करी जो इंडियन फुटबॉल ने करी थी और उन्होंने हर बार अपनी क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भेजी। इसीलिए 1982 में जब इंडियन फुटबॉल टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में भाग ले रही थी, तो 1983 में क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप ही जीत के लिए आई। India can do it. Skipper Kapil Dev and the Indian cricket team proved it by claiming the Prudential World Cup staged in England against odds of 50 to 1. Unfancied at the start, India gained courage and confidence through sustained teamwork to emerge at the top of the world in this exciting encounter of cricket champions. अब इससे इंडियन क्रिकेट को वर्ल्ड लेवल पर रेस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई। उससे क्या हुआ कि जो इंडियन स्पोर्ट एटीट्यूड था वो फुटबॉल से शिफ्ट होकर क्रिकेट की तरफ हो गया एंड विद टाइम सचिन तेंदुलकर पोस्टर बॉय से क्रिकेट के भगवान बनते चले गए। धीरे धीरे क्रिकेट फेमस होता गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि आप किसी भी गली नुक्कड़ पे खड़े हो जाएं और किसी भी रैंडम आदमी से भी पूछ लें तो वो भी क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 ऐसे टिप्स में बता दिया करता था। इसके बाद जहां एक और अगले 24 सालों में जो वर्ल्ड कप हुए उसके लिए इंडियन फुटबॉल टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाई, तो वहीं दूसरी ओर इंडियन क्रिकेट टीम 2007 में अपना सेकंड वर्ल्ड कप जीत कर ले आई। In the air, Srishan takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. और इस सबसे कहीं ज्यादा 2008 में आया आईपीएल और एडवर्टाइजिंग और ब्रॉडकास्टिंग की जो मनी थी
वो क्रिकेट में बहुत बड़ी मात्रा में डंप होनी शुरू हो गई। I now declare open the DLF Indian Premier League. Now the stadium roars with a mighty sound as a brand new legacy is crowned. See the horizon where we bound. See the horizon where we bound. अब देखिए यहाँ एक सवाल जरूर उभरता है कि जब पैसा आया तो वो क्रिकेट की तरफ क्यों गया, वो फुटबॉल में क्यों नहीं आया? क्योंकि जो एनएफएल नेशनल फुटबॉल लीग थी वो तो आईपीएल से 10 साल पहले से चल रही थी। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है कि पिछले 24 सालों में जो इंडियन फुटबॉल टीम थी वो फीफा वर्ल्ड कप जीतना तो छोड़ो, वो उसके लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। और क्रिकेट टीम जो थी वो 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। और कैपिटलिज्म का सीधा सा उसूल होता है कि वो उगते सूरज को ही सलाम करता है। और जहां तक बात है कि इंडियन फुटबॉल टीम जो थी उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों होती जा रही थी, ये समझने के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि यूरोप ऐसा क्या कर रहा है जो इंडिया नहीं कर पा रहा। देखिए, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे स्पेन हो या जर्मनी हो, जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये फुटबॉल का जो टैलेंट है उसे नर्चर करने के लिए पिरामिड अप्रोच अपनाते हैं। पिरामिड अप्रोच को आप बहुत साधारण शब्दों में एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं, जिस पर कोई भी छोटे से छोटा क्लब बॉटम से चढ़कर टॉप लीग तक पहुंच सकता है। अगर हम इंग्लैंड के पिरामिड को लेते हैं तो इसमें टोटल 11 लेवल होते हैं। इसमें टॉप लेवल पर इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है। प्रीमियर लीग में देश के टॉप 20 क्लब्स शामिल होते हैं। ये क्लब पर सीजन 38 मैच खेलते हैं, 19 होम और 19 अवे। प्रीमियर लीग का एक सीजन हर साल अगस्त से मई तक लगभग 10 महीने चलता है। हर सीजन में 3 सबसे खराब परफॉर्म करने वाले क्लब लोअर लीग में डिमोट हो जाते हैं और लोअर लीग के सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले 3 क्लब अपर लीग में प्रमोट हो जाते हैं। इसे प्रमोशन और रेलीगेशन रूल कहते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी क्लब्स होते हैं उन पर अच्छा परफॉर्म करने का दबाव होता है और जो क्लब्स निरंतर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, पैसिव हो जाते हैं, वो धीरे धीरे डिमोट होते चले जाते हैं। और जो छोटे क्लब अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, वो धीरे धीरे अपर लीग में प्रमोट होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लूटन टाउन क्लब इंग्लैंड का एक छोटा सा क्लब है जो 10 सालों में 5 लेवल प्रमोट होकर प्रीमियर लीग तक पहुंचा। थ्योरेटिकली कोई भी छोटे से छोटा क्लब इंग्लैंड में प्रमोट हो होकर प्रीमियर लीग जो उसका टॉप लेवल है वहां तक पहुंच सकता है। अब जरा आप एक सवाल करिए खुद से कि क्या भारत में किसी छोटे से शहर का छोटा सा क्लब जो इंडिया के टॉप मोस्ट फुटबॉल लीग है, क्या उनमें पहुंच सकता है? खैर, यही यूरोपियन फुटबॉल सिस्टम और इंडियन फुटबॉल सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। साथ ही 1996 से पहले जो इंडियन स्टेट्स हैं, उन 36 स्टेट्स में फुटबॉल एसोसिएशन तो थी, पर उन 36 में से केवल 7 स्टेट में एक्टिव स्टेट फुटबॉल लीग हुआ करती थी। केवल 7 में। यहां तक कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोई भी स्टेट फुटबॉल लीग हुआ ही नहीं करती थी 1996 से पहले। उसके बाद 1996 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एनएफएल यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग लेकर आया। पर स्टार्टिंग में ये एनएफएल भी एक क्लोज्ड सिस्टम था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी प्रमोशन और रेलीगेशन वाला रूल था ही नहीं। एनीवे, 2001 में ईएसपीएन प्रीमियर लीग इंडियन फुटबॉल फैंस को दिखाना शुरू किया। Clock ticking down, the final play is set now. They ain't ready for the kind of pressure we project now. We've been working for the shine and for the trophy lifting. Yeah, the dynasty is born, you see the whole tie shifting. Leave no doubt, we came here to be champions. We run the town, so go and pass the anthems. Gold bottles popping, yeah we did it. Gold bottles popping, yeah we did it. Da Xavi, més cap a la dreta per a Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. अब क्योंकि यूरोपियन जो फुटबॉलर थे उनकी क्वालिटी इंडियन फुटबॉलर से बहुत ज्यादा बेहतर थी, इसलिए इंडियन फैंस यूरोपियन क्लब की तरफ शिफ्ट हो गए। आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि
इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लगभग 35 मिलियन फैन इंडियंस हैं और ये जो 35 मिलियन आंकड़ा है वो इंग्लैंड की आधी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। खैर, नेशनल फुटबॉल लीग की घटती व्यूअरशिप के कारण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसकी रीब्रांडिंग कर देते हैं। तो उन्होंने आई लीग स्टार्ट कर दी। उन्होंने सोचा था कि नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि इंडियन फुटबॉल फैंस अट्रैक्ट हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इंडियन फुटबॉलर्स की जो क्वालिटी थी वो यूरोपियन क्लब्स से बहुत ही कम थी, इसीलिए व्यूअर्स आए ही नहीं। Speak, appeal, and request all of you who did not come, who is not a football fan, please come and watch us. पर भारत में आईपीएल जैसी लीग का एक सक्सेसफुल मॉडल था, तो एआईएफएफ ने 2014 में आईपीएल की तर्ज पर आईएसएल इंडियन सुपर लीग की शुरुआत करी। आमी हीरो इंडियन सुपर लीग है, शुभो सूचना कोर्थी। पर इस बार इंडियन फुटबॉल फैंस ने जमकर इंडियन फुटबॉलर्स को समर्थन दिया और वो भर भर कर ग्राउंड्स में आईएसएल के मैच देखने आए। यहां तक कि पहले ही सीजन में आईएसएल इस दुनिया की 4th मोस्ट वॉच्ड लीग बन गई। We have the first goal! पर जब सिस्टम ही करप्ट हो तो क्या ही हो सकता है। तो इन्होंने पहले तो 11 में से 6 प्लेयर विदेशी रखने का ऑप्शन दिया। अब इससे क्या हुआ कि जितनी भी प्राइम पोजीशंस थी वो सारी विदेशियों के पास चली गई। और इतना ही नहीं, इन्होंने आईएसएल को एक क्लोज्ड सिस्टम बनाया जिसमें कोई भी प्रमोशन और रेलीगेशन वाला रूल ही नहीं था। इससे क्या हुआ, जितने भी छोटे क्लब्स थे वो खत्म हो गए। और देखिए, जब एक छोटा क्लब खत्म होता है ना, तो सिर्फ क्लब खत्म नहीं होता, बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सैकड़ों बच्चे होते हैं उनका एक प्रोफेशनल बनने का जो सपना होता है, उनके लिए जो एक सीढ़ी होती है वो खत्म हो जाती है। इसके साथ ही क्या हुआ कि जो 6 विदेशी प्लेयर थे वो 2-3 महीने की इंडिया की ट्रिप पे आते थे और वापस अपने घर चले जाते थे। पर जो नया इंडियन टैलेंट था उसे मौका ही नहीं मिला और जिन गिने चुनों को मौका मिलता था टीम में शामिल होने का, उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं बिठाते थे और जिन्हें प्लेइंग 11 में ले लेते थे उन्हें प्राइम पोजीशंस नहीं मिलती थी। तो क्या होता था, बेसिकली जो इंडियन न्यू टैलेंट था उसे गेम टाइम ही नहीं मिला। सो क्या हुआ कि आईएसएल में सालों तक वही पुराने लोग खेलते रहे, कोई भी नया टैलेंट आना बंद हो गया। और जब काम विदेशी प्लेयर और ओल्ड प्लेयर से चल रहा था तो क्लब्स ने भी ग्रास रूट पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो इस पूरे सिस्टम से क्या हुआ कि जो इंडियन फैंस थे, फुटबॉल फैंस, उनको तो ये एक्सपेक्टेशंस थी कि विद टाइम जो प्लेयर्स हैं उनका गेम प्ले बढ़ेगा, उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि सेम प्लेयर सालों तक आईएसएल में खेल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियन लीग को फिर से देखना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि आईएसएल की जो व्यूअरशिप थी वो धीरे 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 कम होती चली गई। अब विद टाइम क्या हुआ कि जो क्लब्स थे वो 250 करोड़ रुपए के घाटे में चले गए एंड अल्टीमेटली 2025 में जब आईएसएल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ 15 साल वाला, तो उसे रिन्यू तक नहीं किया गया। आईएसएल आप ये समझिए बंद पड़ गई, ताला लग गया। और जब किसी देश की टॉप मोस्ट लीग ही बंद हो जाती है ना, तो उस स्पोर्ट का पूरा जो इकोसिस्टम होता है वो पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाता है। यहां तक कि इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है गुरप्रीत सिंह, उन्होंने तक कहा कि अगर मैचेस नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। उन्होंने तो कोई एमबीए नहीं कर रखी। और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के बर्बाद होने से जो इंडिविजुअल्स हैं केवल वही खराब नहीं हुए, बल्कि जमशेदपुर एफसी जैसे बड़े बड़े फुटबॉल क्लब कंगाल हो गए और इस नौबत पे आ गए कि उन्होंने अपने क्लब ही बंद कर दिए। मैं जो कुछ भी हूँ ये जमशेदपुर की वजह से। तो आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट टाटा स्टील और टाटा ग्रुप्स का वो लोग ये लोग रिकॉन्सिडर करके He left in his will that even the stray dogs outside should not go without a home. Even the stray dogs in Tata will always have a home. Come on, Tata. These are your own children. These are your footballers. How can you make them homeless? और देखिए, जहां तक सवाल है कि इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम में नया टैलेंट क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब सीधा सा है
कि जो इंडियन फुटबॉल सिस्टम है उसने कभी भी ग्रास रूट्स डेवलपमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया। जरा सोचिए, एक वक्त था जब क्रिकेट में सब सोचा करते थे कि अगला सचिन तेंदुलकर कहाँ से आएगा, ये सब सोचा करते थे। पर क्या आज के टाइम पे कोई सिंगल पर्सन भी ये सोच रहा है कि अगला विराट कोहली कहाँ से आएगा? कोई भी नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि पहले से ही लाइन में 10 खड़े हैं। आज के टाइम पे इंडियन क्रिकेट में इतना टैलेंट है कि हम चाहे तो टी20, वनडे और टेस्ट की डिफरेंट प्लेयर की टीम बना सकते हैं और फिर इनसे बिल्कुल डिफरेंट एक बी टीम बना सकते हैं, वो भी टी20, टेस्ट और वनडे तीनों की, जो कि बी टीम इस ए टीम को हराने की क्षमता रखती है। इतना टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में। ये टैलेंट आप सोचिए कहां से आया है? ग्रास रूट से। वहीं दूसरी तरफ इंडियन फुटबॉल सिस्टम में जो ग्रास रूट है उसमें ना तो इंफ्रा है और ना ही सिस्टम को वो इंफ्रा क्रिएट करने का कोई फर्क पड़ रहा है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ग्रास रूट लेवल पर इंफ्रा या फिर क्लब्स की बात नहीं है। नेशनल लेवल पे ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आप सोचेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है। जून 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक इंडियन अंडर 19 टीम का कोच ही नहीं था। कोच था ही नहीं। आप सोचिए कि किस लेवल का वर्क किया जा रहा है ग्रास रूट पे और जो यूथ डेवलपमेंट है उस पे। वही मेसी 5 साल का और रोनाल्डो 9 साल का था जब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। अब जरा सोचिए, आपके घर के बगल में एक 5 या 9 साल का बच्चा रहता है जिसमें अगला मेसी या रोनाल्डो बनने की पूरी क्षमता है। पर क्या हमारा सिस्टम उसे वो सुविधाएं देता है कि वो अगले 10 साल तक खुद को इस तरह से नर्चर करे कि वो इस लेवल का खिलाड़ी बन सके? क्या हम उन 5 या 9 साल के बच्चों के लिए कोई एक सिंगल स्टेप भी ले रहे हैं? ले रहे हैं कोई स्टेप? बस 4 साल में एक बार मुंह उठाओ और बोल दो हम फीफा नहीं खेल पा रहे और उसके बाद सो जाओ। यही है। पर मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये सिस्टम सोता तो नहीं है। सोता नहीं है ये सिस्टम। तो फिर करता क्या है? 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट की जिसने एआईएफएफ के कार्यों की जांच के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई और उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए रंजीत बजाज। इन्हीं रंजीत बजाज ने पब्लिकली ये बात बोली है कि इंडियन फुटबॉल सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आप बस 2 लाख रुपए दो और नेशनल्स खेल लो। I can pay 2 lakhs and walk in tomorrow and yes, in Santosh Trophy I can make you play. No way. Yeah bro, it's very very open. That's how corrupt it is. जरा सोचकर देखिए, जिस बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करी है, उसका सपना है नेशनल खेलना, जब वो वहां पहुंचता है तो उसे सामने क्या खड़ा हुआ मिलता है? क्या उसे टैलेंट मिलता है? ये 2 लाख रुपए की रिश्वत खड़ी हुई मिलती है वहां पे। कैसे वो बच्चा अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करे? और इतना ही नहीं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 24 लाख रुपए देकर एक ज्योतिष रखा। जरा सोचिए उस ज्योतिष का काम क्या था? उस ज्योतिष का काम था कि वो जो कोच साहब थे हमारी सीनियर नेशनल टीम के, उनको बताता था कि कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा। ये हाल है। किसको दिए? ये पंडित को दिए ना। क्या मतलब पंडित को दिए? कहते साहब वो कुंडली निकालता था लड़कों की और फिर ईगल को बताता था कि कौन से लड़के इस मैच में खेलने चाहिए। कमाल है ना कि मैं और आप इन टीमों से फीफा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इन फीफा की जो ज्योतिष पर देखिए, सिर्फ इतना नहीं है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे जी, उनकी जो ट्रिप्स होती हैं, जो स्टे होता है, उस पर 40-40 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। 43 लाख रुपए की फुटबॉलर्स के लिए बिरयानी ऑर्डर करी गई रिकॉर्ड्स में, जो कि उनके पास तक कभी पहुंची भी नहीं। कहां गया होगा वो पैसा? सोचिए जरा। এই দুনিয়া গড়ে বন 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 চন্দে চন্দে কত রং বদলায়। রহিম সাহেব এসেছেন। প্রেম যাও ভিডিও করো বলো দাদা রে ভাই তাই লেগেছে তাক এই দুনিয়া গড়ে বন 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 বন। और इन सबसे बढ़कर रंजीत बजाज जी ओपनली ये हिंट करते हैं कि जो ये फुटबॉल लीग्स होती हैं इनमें दबाकर मैच फिक्सिंग होती है।
और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे डिसफंक्शन सिस्टम का कोई इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस भी हुआ। जी हाँ, 2022 में फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया। क्या महान काम किए होंगे इन्होंने कि फीफा को बैन करना पड़ गया। Huge blow for Indian football as FIFA, which is the apex football body, has announced that it's decided to suspend the All India Football Federation with immediate effect. देखिए, एक देश में रोनाल्डो पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस देश का स्पोर्ट्स सिस्टम उसे रोनाल्डो बनने दे। और ये केप वर्दे जैसे देश जो 5-5 लाख की पॉपुलेशन वाले देश हैं, वो फीफा वर्ल्ड कप में पहुंच चुके हैं। वो स्पेन से ड्रॉ खेल रहे हैं, अर्जेंटीना के अगेंस्ट 2 गोल मार रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हार के आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज अ ब्रोकन सिस्टम कैन नेवर प्रोड्यूस अ विनिंग टीम। पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जी, आपके इतने कांडों के बावजूद ये जो इंडियन फुटबॉल फैंस हैं ना, जो अपने देश का मैच देखने पहुंचते हैं, पता है वो क्यों पहुंचते हैं? सिर्फ एक वजह है कि हम सब ना फुटबॉल से बहुत प्यार करते हैं और उससे कहीं ज्यादा हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम अपने देश को एक रोज वो फीफा वर्ल्ड कप उठाते हुए देखना चाहते हैं। और देखें, अब चाहे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कुछ करे या ना करे, पर हमें वो एक शख्स मिल गया है जिसने हमारे दिलों के अंदर ये आस जगाई है कि शायद किसी रोज हम भी फीफा वर्ल्ड कप जीत पाए। क्यों? क्योंकि वो शख्स 5 और 9 साल के जो बच्चे हैं जो आगे जाकर फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे, उनको तैयार कर रहा है। और देखिए, केवल एक शख्स काफी है तस्वीर बदलने के लिए, बस इरादों में जुनून होना चाहिए। और ए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वालों, हो सके तो थोड़ा बहुत कुछ उस इंसान से सीख लो। शर्म करो थोड़ी, कुछ सीख लो उससे। जान ले लो आज हमारी, फिर दिखेंगे कल से। जान ले लो आज हमारी, फिर दिखेंगे कल से। कल को जाके बोल दे कि डर भी डरता हमसे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। We play for what? Yeah, we play for what? India. This is nothing, man. This is what we play for. आज है वो दिन जब हम सारे मिलकर के दिखाएंगे कि हम यहाँ पे बिलोंग करते हैं। हमारे को सिर्फ मौके नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं आते हैं। अगर हमारे को मौका दो तो हम ठोकेंगे। क्या करेंगे? ठोकना है, ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। नेवर फेस्ड अस लास्ट टाइम भी आई थी ब्राजील, उनकी भी पार्टी थी। अर्जेंटीना होएगा, घर पे होएगा। पिल्ले ने, अनवर अली ने ठोका था वहां पे, अनवर अली 2-1 पे। आज है वो दिन जब हम जितना बदला लेना ना, दोनों से हार देंगे। I want Liverpool's scalp. I want India to put their stamp on Liverpool. What is your profession? What is your profession? Who are we? Who are we? Who are we? Who are we? जरा सोचिए, इस मिनर्वा जैसे छोटे से पंजाब बेस्ड क्लब ने अपने बिना किसी सरकारी और कॉरपोरेट सपोर्ट के अपने दम पर बच्चों को ट्रेन किया और फिर रंजीत बजाज ने अपने पैसों से अपनी बीवी के गहने गिरवी रखकर उन छोटे छोटे बच्चों को यूरोप लेके गया इंटरनेशनल टूर्नामेंट खिलवाने के लिए। It's a huge fucking struggle, man. It's a struggle every single day. I had to take a loan of around 28 and 28, 56 lakhs on my wife's gold for making this come true. और वहां उन बच्चों ने, मिनर्वा के बच्चों ने, हमारे देश के बच्चों ने 2025 में नॉर्वे कप, गोथिया कप, डाना कप, 2026 में गोथिया कप, हेलसिंकी कप में यूरोपियंस को उनकी सरजमी पर जाकर हराया। और इतना ही नहीं, इन्होंने MIC कप, जिसमें मेसी, नेमार, मोहम्मद सलाह खेले हैं, उस कप में लिवरपूल जैसे क्लब को 6-0 से ठोका। जरा सोचिए, ये हमारे ही देश के बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे हैं, मिनर्वा के बच्चे हैं। और
इसीलिए इस देश में टैलेंट तो बहुत है, बस उन्हें देखने वाली आंखें चाहिए और उन्हें सपोर्ट करने वाला सिस्टम चाहिए, ताकि दोबारा कोई महेंद्र सिंह धोनी या कोई लिएंडर पेस फुटबॉल को छोड़कर किसी दूसरे स्पोर्ट में ना जाए। We have 9-10 problems. Not having talent is not one. Mm.